सुबह उठकर देखा तो बहुत शोरगुल पड़ चुका था। पता नहीं क्या हुआ है। बाहर जाकर देखा तो बाहर थोड़ी लड़ाई चल रहा था कुछ लोगों के बीच में। बहुत वक्त के बाद जब वो सॉल्व हुआ तो पता चला कि ये गलत फहमी है। गलत फहमी में इतना बड़ा लड़ाई हो गया। ये गलत फहमी बात सुनते ही मुझे एक किस्सा याद आ गया। मेरे जिंदगी का एक बहुत ही खौफनाक पन्ना था वो, और उसका भी मेन कारण था ये गलत फहमी। गलत फहमी एक ऐसा बीज है जो कभी अच्छा फल नहीं देता, और इस गलत फहमी के इस बीज को बोते ही एक बहुत बड़े खौफ का सामना मैंने किया था। ये आज से करीब 20 साल पहले की बात है, जब मैं पालमपुर के सरकारी अस्पताल में एज ए डॉक्टर अपॉइंट हुआ था। आज भी अगर उस बात को मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ऐसा एक मनहूस रात था जो मेरी जिंदगी से मिट जाने पर भी मैं उसे भूल नहीं पाता हूं। ऐसे ही किसी किसी काली रात में मुझे वो खौफ याद आता है। 20 साल पहले जब मैं पालमपुर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अपॉइंट हुआ था, अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक कितने बड़े मौत के सामने मैं जा रहा हूं। पालमपुर पहुंचते ही मेरा जो कंपाउंडर था वो मेरे को आखिरकार स्टेशन से रिसीव करवा के ले गया। ऐसे ही मैं अपने क्वार्टर तक जाते जाते गांव के बारे में थोड़ा जानने लगा था। पूछ रहा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ के गांव वाले बहुत ही सीधे सरल हैं। वो लोग अपने खेती बाड़ी, अपने बच्चों को स्कूल और अपने धंधों को लेकर हमेशा व्यस्त रहते हैं। मेरा असिस्टेंट ये भी बोल रहा था कि मेरे आने से अब यहाँ के हॉस्पिटल का बहुत सारे प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। हाँ चलो, आशा तो मैंने भी यही रखा था। ऐसे ही चलते चलते एक मैदान पड़ा। उस मैदान में मुझे तब भी नजर आ रहा था कि कुछ है उस मैदान के बीच में। एक बहुत क्या है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उससे पूछा, आशीष, वो उस मैदान के बीच में क्या है? सर, उस बारे में बात नहीं करते हैं सर। चलिए ना, हम लोग आपके क्वार्टर की तरफ चलते हैं। क्या ये आदमी कुछ छुपा रहा है? लेकिन चलो, मैं बहुत थक चुका हूं, अब क्वार्टर जाकर आराम करना ही मुझे अच्छा लगा। अगले दिन सुबह मैं हॉस्पिटल गया, वहां का चार्जेस लिया, सब कुछ देखा। उस दिन बहुत सारे गांव वाले आए थे मुझे एज ए अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे वेलकम करने के लिए। मैंने ये वादा किया कि मेरी तरफ से जो भी होगा मैं करूँगा। ऐसे ही अपने काम ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ा गांव को देखने के लिए गया। इधर उधर देख रहा था कि तब भी लोग मैदान में खेती का काम कर रहे हैं। गांव के बाज़ार में गया, खरीदारी सब कुछ चल रहा है। चलो, अब दोपहर होने को, अब तो शाम होने को है, क्यों ना अब अपने क्वार्टर की तरफ ही लौट लिया जाए। चलते चलते फिर वो मैदान मेरे सामने आया, और उस मैदान में अभी भी रोशनी में मुझे दिखाई दे रहा था, उस बीचों बीच कुछ है। सोचा क्यों ना चलो एक बार देख लिया जाए। ऐसे ही मैं चलता जा रहा था। चलते चलते देखा कि एक बेदी, हाँ, और उसके अंदर एक कुआं है। उस कुआं के सामने एक त्रिशूल रखा गया है, और उस पर बहुत सारे माला वगैरह चढ़े हुए हैं उस कुएं में, और उस कुएं का मुंह ढका हुआ है। क्यों? कुएं का मुंह ढका हुआ क्यों है? अजीब बात है। सर, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं अचानक एक आवाज सुना। पीछे मुड़कर देखा कि वो कंपाउंडर आशीष था। नहीं, मैं अचानक, आपको मैंने मना किया था ना साहब,
सर कि यहां पे मत आइए। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ, इस कुएं के सामने ये त्रिशूल, माले, ये सब क्यों है? कुछ नहीं, ये इस कुएं को लोग कभी कभी पूजा करते हैं ना, इसलिए इसके सामने त्रिशूल और ये माला वगैरह चढ़ा है। आप चलिए चलिए चलिए, आप चलिए। मैं तुम्हें कल भी इसके बारे में पूछा था, तुम इस चीज को नजरअंदाज क्यों करते हो? क्या है, उस कुएं का मुंह ढका हुआ क्यों है? सर देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज यहां से चलिए, यहां से चलिए प्लीज। ठीक है, मुझे क्या है इन सब चीजों से, वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूं, उतना भगवान पे मुझे उतना बिलीफ था नहीं। मैं क्वार्टर में फिर लौट आया। अगले दिन चलते चलते काम खत्म होने के बाद मैंने कुछ गांव वालों से उस कुएं के बारे में पूछा, लेकिन सिर्फ आशीष नहीं, हर कोई उस कुएं के बारे में पूछते ही अजीब से बर्ताव करने लगता था, और सब ने मुझे यह आगाह किया कि मैं उस कुएं के नजदीक ना जाऊं। क्यों? अगर आप लोग इसे पूजा करते हैं तो उसके नजदीक जाने में क्या हर्ज है? सीधा मुंह मुझे कोई जवाब तो मिला नहीं। अब मेरा सस्पेंस और बढ़ता गया। मुझे लग रहा था कि जरूर यहां पे कुछ है, उस कुएं के साथ जरूर कोई ताल्लुक है जो ये लोग छुपा रहे हैं। और मेरा एक बचपन से आदत है, अगर किसी चीज को मैं उसको उद्घाटन अगर मैं ना करूं तो मुझे चैन नहीं आता। सोचा कि उन्हें सबकी नजर बचा के आज शाम की तक टाइम उस कुएं में एक बार कुएं को देखो। लेकिन आशीष रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। मैंने आशीष को कुछ काम असाइन किया और खुद उस कुएं की तरफ चल पड़ा। इस वीरान मैदान पे उस कुएं के सामने मैं खड़ा हुआ था, देख रहा था उस कुएं को। इस कुएं का मुंह ऐसे ढका हुआ क्यों है? उसके नजदीक जाते ही मुझे वो त्रिशूल दिखाई दिया। मैंने उस त्रिशूल को बाहर निकाला। त्रिशूल को बाहर निकलते ही मैंने देखा कि मौसम बदलने लगा है। अरे, अभी तक तो मौसम अच्छा था, ये मौसम बदल कैसे रहा है ऐसे? फिर मौसम पहले जैसा हो गया और उस कुएं का मुंह खोलने का कोशिश कर रहा था मैं। बहुत देर धक्का लगाने के बाद आखिरकार हिम्मत करके उस कुएं के मुंह को मैंने खोला। अरे लेकिन ये क्या? झांकने के बाद अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन इसके अंदर तो पानी भी नहीं है। अंदर कुछ होगा शायद, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है? अरे, इस कुएं के अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो लोग इसे ऐसे ढक के क्यों रखे थे? पता नहीं। मैंने उस चीज को उसी हालत में छोड़कर मैं चला आया। पता नहीं क्या है। अगले दिन सुबह जब मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था तो वहां पे बहुत शोरगुल मच चुके थे। सब लोग हॉस्पिटल के सामने, बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े थे कि उनके बच्चों का कुछ हो गया है। बाकी इंक्वायरी करने के बाद मुझे पता चला कि कल गांव में 5 जन का मौत हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? मैंने पूछा ये मौत हुए कैसे? बोला कि वो लोग जंगल के रास्ते लकड़ी लेकर आ रहे थे और सबका मौत उस जंगल में ही हुआ है। जंगल में? हाँ, मैदान के नजदीक में वो जो जंगल है। कि उस जंगल में जंगली जानवर है क्या? मैंने उन डेड बॉडीज को देखा। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मैं इतना तो जान गया हूं कि जिस तरीके से इन डेड बॉडीज को मारा गया है, यह किसी जानवर का काम नहीं हो सकता। सबका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया गया है। ये बहुत ही खौफनाक है। मेरा शरीर कैसा कर रहा था। मैं वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। फिर एक जन दौड़ते दौड़ते दूर से कुछ बोलते हुए आ रहा था।
उसने बोला कि अब प्रलय आ चुका है, प्रलय आ चुका है। क्या? उस कुएं का मुंह खोल दिया गया है, वो आजाद हो गया है। कौन आजाद हो गया है? सब गांव वाले थर थर कांप उठे, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मैं कुछ बोलना सही नहीं समझा। आशीष भी वहां पे खड़ा हुआ था। वो मुझे सबके नजर से बचाकर अब मेरे क्वार्टर तक ले आया। सर, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उस कुएं का मुंह खुल चुका है। अब पता नहीं क्या होगा। क्या मतलब? क्या होगा? और उस कुएं से तुम लोग इतना डरते क्यों हो? कुएं के सामने त्रिशूल देकर रखे हो, वो बोलते कि उसका पूजा करते हो, तो उस कुएं से इतना डरते क्यों हो? अगर आपको सब पता हो, जब पता होगा तब आप भी यही कहेंगे। तो बोलो, क्या बात है? उस कुएं को कोई पूजा नहीं करता। उस कुएं में एक भयानक प्रेतात्मा का वास था। ये भीखू की आत्मा है। भीखू? भीखू कौन है? ये आज से करीब 5 साल पहले की बात है सर। हमारे पालमपुर में तब राजा का वास था एक। वो उस राजवंश का आखिरी राजा था, लेकिन राजा होने के बाद भी वो बहुत क्रूर था। उसे यहाँ के गांव वालों का जमीन पे बहुत लालच था, इसलिए वो चाहता था कि इन गांव वालों का जमीन वो हड़प ले। और उस वक्त हमारे ही इस पालमपुर में एक भिखारी रहता था, उसका नाम था भीकू। भिखारी होने के बाद भी वो बहुत अच्छे दिल का था। मेहनत करके पैसे भी कमाने लगा। उस जमींदार ने गांव वालों के साथ जो करना चाहता था उसके वो बिल्कुल ही खिलाफ था, और उसने सबसे ज्यादा आवाज लगाया था। इसलिए उन लोगों का आंखों का कांटा बन चुका था भीकू। एक दिन जब मैं बाजार में गया था, सब देखा कि सब लोग भीकू को एक रस्सी से बांध कर रखे हैं और बहुत मार रहे थे। क्यों? उस राजा ने गांव वालों की जमीन तो नहीं ले पाया, इसलिए अपने आदमियों से उनके दुकानों में चोरियां करवाया और इल्जाम उस भीकू पे लगा दिया कि भीकू भिखारी है, इसलिए उसने चोरी किया है। सब लोगों ने भी यही मान लिया, क्योंकि उससे पहले हमारे गांव में कभी चोरियां नहीं हुई। सब लोग का यही लगा कि वो एक भिखारी है, पैसे और सामान का लालच वो संभाल नहीं पाया। सब लोगों ने उसे एक भिखारी और चोर मान लिया। उसके बाद क्या हुआ? राजाओं के सैनिक और गांव वालों ने मिलकर उसे बहुत मारा। मारते मारते आखिर उसे हमेशा के लिए मार डाला। फिर उसका अंतिम संस्कार नहीं कर किया गया, उसे इसी कुएं के अंदर फेंक दिया गया था। लेकिन उसके बाद से जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। धीरे धीरे उसके 4 दिन बाद बहुत सारे गांव वालों की हत्या होने लगी। इस जंगल में सरकटे लाशों का ढेर लगने लगा। एक दिन उस राजा की भी मौत हो गई। फिर हम लोगों ने हमारे यहाँ के पंडित यज्ञानंद जी से सहायता लिया। अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि भीकू मरने के बाद एक बहुत ही भयानक प्रेतात्मा बन चुका था। एकत्रित प्रेतात्मा बन चुका था। वो अपने बदले के आग में वो ये सब हत्याएं कर रहा था। इसका तांडव इतना बढ़ गया कि गांव वाले अब घर से बाहर निकलना भी
में भी डरते थे। आखिरकार यज्ञानंद जी ने अपने कठोर साधना और शक्ति से भीखू की प्रेतात्मा को इसी कुएं में हमेशा के लिए बंद कर दिया और ये त्रिशूल लगवा दिया। लेकिन उन्होंने ये बोला था, अगर ये त्रिशूल अपने जगह से कभी हट गया और ये कुएं का मुंह अगर कभी खुल गया तो भीखू की आत्मा फिर इस नींद से जाग जाएगा और फिर से और भी प्रलयंकरी प्रेतात्मा बन जाएगा। सब कुछ सुनकर मुझे बुरा लग रहा था और साथ ही साथ अपने ऊपर घिन भी आ रहा था। किसी की गलत फहमी ने एक मासूम की जान ले ली और मेरे ओवर कॉन्फिडेंस ने इस गांव को मुसीबत के ऊपर फेंक दिया। मैंने अपनी गलती को कबूल किया आशीष के सामने। आशीष, उस कुएं का मुंह किसी और ने नहीं, मैंने ही खोला था। मैं यही देखना चाहता था कि तुम लोग क्या छुपा रहे हो। साहब, आपको पता भी नहीं आपने कितना बड़ा अन्याय किया है। अब हम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अगले दिन गांव वालों के सामने भी मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया। गांव वाले मुझे घिन की नजर से देखने लगे, मुझे मारने के लिए आगे आने लगे। लेकिन मैंने रोककर कहा, गांव वालों, जब मुझसे ये हुआ है तो इसका प्रतिकार भी मैं ही करूंगा। अगर इसके लिए मुझे मरना पड़े फिर भी मुझे कुछ नहीं। आशीष ने तब कहा कि हमें स्वामी यज्ञानंद के पास ही जाना होगा। सुना है वो अभी दूसरे गांव में है, हमें उन्हीं के पास जाना होगा। हम गांव वाले सब मिलकर आखिरकार स्वामी यज्ञानंद के पास गए। सब कुछ हमारे मुंह से सुन के उन्होंने कहा कि वो अब बहुत ही भयानक और बहुत ही प्रलयंकरी प्रेतात्मा बन चुका है। उनके पास वो बल नहीं है कि वो उसे रोक पाए, क्योंकि वो अब बहुत सालों के बाद जिंदा हुआ है, तो उसे रोकना इतना सरल नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक रास्ता है। उस कुएं के अंदर उसका कंकाल है। तुम्हें उस कंकाल को ढूंढना पड़ेगा और उस कंकाल को ढूंढने के बाद उसका अंतिम सत्कार करना पड़ेगा। उसका अंतिम सत्कार नहीं किया गया, इसलिए ही वो अभी तक इस दुनिया में अटका हुआ है और प्रेत योनि में चला गया है। तुम उसका अंतिम सत्कार जब ही करोगे वो इस दुनिया से मुक्त हो जाएगा और गांव वाले बच जाएंगे। परंतु ये उतना सरल नहीं होगा। वो तुम्हें ऐसा कभी करने नहीं देगा। मुझे अपने प्राण की कोई चिंता नहीं है पंडित जी, मैं उसका अंतिम सत्कार करूंगा। ठीक है, ये ताबीज रख लो। इस ताबीज से तुम उसे हरा तो नहीं पाओगे, लेकिन उसकी शक्तियों को थोड़ी देर के लिए तुम निष्क्रिय जरूर कर सकते हो। अब आगे भगवान की मर्जी। सोच रहा था आज तक भगवान पे मन ना मानने वाले को आज भगवान की जरूरत पड़ ही गई। लेकिन इन गांव वालों को अब मुक्ति मैं दिलाऊंगा। आज रात को मैं उस ताबीज को हाथ में लेकर और एक टॉर्च लेकर मैं चल रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था उस खौफनाक मंजर की तरफ। चलते चलते जैसे ही मैं उस कुएं के अंदर पहुंचा, वो कुआं और अंधेरा था। एक रस्सी लेकर मैं कुएं के अंदर गया और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे वो हड्डियों का ढांचा मिला। उन हड्डियों के ढांचे को एक बहुत बड़े बैग में बांधकर मैं ऊपर आया। जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था तभी देखते ही देखते जोर से बिजली कड़की और मेरे सामने खड़ा था एक उल्टे पैरों वाला, पूरा काला शरीर, लाल लाल आंखें, बड़े नुकीले दांत और कपाल में सिंग वाला एक प्रेतात्मा। मेरा शरीर पत्थर का बन चुका था।
मानो मेरे मेरे दिल की धड़कन अब रुकने वाले थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने जोर से एक धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया। मुझे उस ताबीज का बात याद आया। उस ताबीज को मैंने उसके सामने किया। थोड़ी देर के लिए उसकी शक्ति फिर निष्क्रिय हो गई। मैंने सोचा यही मौका है। मैं जैसे उसको जलाने वाला था, उसके दोनों बड़े बड़े हाथों ने मेरे गले को दबोच लिया। मेरे साथ जो अन्याय हुआ था उसका प्रतिकार मुझे चाहिए, उसका बदला मुझे चाहिए। किसी भी गांव वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं। देखो, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन जिन्होंने अन्याय किया था तुमने उन सबको मार दिया है। तो इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इनके भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं। इनको तुम क्यों मार रहे हो? कृपा करो, तुम इन्हें छोड़ दो। इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इन्हें तुम छोड़ दो। अपना ये तांडव बंद कर दो। देखते ही देखते उन हाथों ने मेरा गला छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, मेरे ऊपर अन्याय करने वालों को मैंने मौत के घाट उतार दिया। आपकी बात सुनकर मैंने जीवन दान दे रहा हूं। आप मेरे अंतिम सत्कार कीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने वक्त बर्बाद ना करते हुए आखिरकार उन हड्डियों के ढांचे को आग लगा दिया, और देखते ही देखते वो प्रेतात्मा मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई। उसे मुक्ति मिल गया था। गांव वालों को जो भी हुआ था, आखिरकार मैंने बोला। सबको पता लगा कि एक गलत फहमी के वजह से कितना बड़ा विपत्ति आ चुका था। भीकू भीकू के नाम का एक मूर्ति बनाया गया उस गांव में। उसके बाद भीकू को सब लोग बहुत आदर सम्मान करने लगे। हालांकि अब भीकू हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसने गांव वालों के लिए जो किया था, जो अन्याय के विरुद्ध उसने आवाज उठाया था, जिसके लिए उसकी जान गई, उसको लोगों ने बहुत सम्मान किया। इस हादसे को 20 साल हो चुके हैं। उसके बाद मेरा भी फिर कहीं ट्रांसफर हो गया। आज शहरों में उस मौत के मंजर को आज भी मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बात का मुझे अच्छा लगता है कि मैंने एक बेगुनाह का अंतिम सत्कार मैंने ही किया। गलत फहमी एक बहुत ही खराब चीज होता है। अगर ये ज्यादा दिल में बढ़ता जाए तो प्रलय सिर्फ जिंदगी में नहीं, सब कुछ में आ जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? अगर आप लोग को स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बहुत जल्दी हम लोग लौटेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।